रायबरेली अब चल रहे हैं। हमारी संवाददाता सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ हैं और रायबरेली बड़ी स्पेशल सीट है क्योंकि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी का आज का प्रदर्शन कैसा रहा। मौसमी, क्या आप बता सकती हैं रायबरेली में आपने दिन भर क्या देखा? क्या एडवांटेज राहुल गांधी है या फिर राहुल गांधी के खिलाफ है? देखिए, रायबरेली में सुधीर कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने बेहद भावुक स्पीच दी थी और कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ आपको, आप इसका ख्याल रखिएगा, ये आपका ख्याल रखेगा। तो कुछ भावुक फैक्टर्स भी हैं। दूसरा, मैंने देखा कि जनता मुद्दों पर वोट डाल रही है। कई लोगों ने बोला कि वो राष्ट्र के मुद्दों पर डाल रही है, विकास पर चुनाव डाल रही है। बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा था क्योंकि युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, काफी सारे कॉलेजेस है वहाँ पे, और रोजगार को लेके ना सिर्फ युवा बल्कि हमने देखा कि किस तरह से होम मेकर्स, गृहिणियां ये बोल रही थी कि रोजगार एक अहम मुद्दा है। महंगाई के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, पर रोजगार पर ज्यादा जोर था। मौसमी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मौसमी, देखिए, मतदान आज रायबरेली में ज्यादा हुआ है, पहले से ज्यादा मतदान हुआ है, अच्छा मतदान हुआ है। ये ज्यादा मतदान होना क्या मतलब रखता है? लोग ज्यादा राहुल गांधी को जिताने के लिए निकल रहे हैं या उन्हें हराने के लिए निकल रहे हैं? देखिए, इसको ऐसे डिकोड कीजिए सुधीर कि लगातार सोनिया गांधी ही 2004 से यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उनका जो विक्ट्री मार्जिन है 2009 में लगभग 72% था, जो रायबरेली का विक्ट्री मार्जिन जब से चुनाव हुए हैं आजादी के बाद से सबसे ज्यादा था। लेकिन उसके बाद से उनका विक्ट्री मार्जिन कम होता रहा। कहीं ना कहीं वोटर्स को भी लगा कि लगातार एक ही कैंडिडेट था और उतने वोटर्स बूथ पे नहीं जा रहे थे। लेकिन आज इस बार कांग्रेस ने एक नया कैंडिडेट दिया है। दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। दिनेश प्रताप सिंह एक स्थानीय नेता हैं, उन्होंने बोला कि मुझे खटिया बिनना भी आता है और छपरा छाना भी आता है, मैं यहाँ का लाल हूँ। तो उस तरह से दोनों तरफ से वोटरों को दिलचस्पी थी अपने कैंडिडेट के लिए वोट करने की, और यही वजह है कि जो बात आप भी जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा कि काफी दिक्कतें वोटरों को झेलनी पड़ी। और मैं चुनाव आयोग को भी इसमें अपील करना चाहूंगी। सुधीर, बहुत गर्मी थी, हम लोग भी गर्मी में परेशान थे, ना पंखा है ना बिजली है, वोटर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी और कतारें बहुत लंबी थी। कई जगह पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। अगर आप मॉडल पोलिंग बूथ को छोड़ दें, एक तरीके से काफी ज्यादा अग्नि परीक्षा वोटर के लिए इस गर्मी में थी, और यही वजह है कि वोटिंग की गति भी बहुत धीमी थी। तो ये दिक्कत वोटरों को जरूर आ रही थी। राहुल गांधी, मैं बताना चाह रही थी आपको कि 14 और 19 में मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी अमेठी का दौरा कर रहे हैं बतौर प्रत्याशी, वायनाड भी नहीं आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये जरूरत आन पड़ी कि वो रायबरेली का आज दिन भर उन्होंने दौरा किया और दो लाइनें, मतलब एक लाइन जो उनकी हमें समझ में आई, जो वीडियो पर भी आई, कि धमका रहे हैं। कोई एक वोटर जिक्र कर रहा था, उन्होंने उसको रिपीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की उम्मीदवार की छवि जो है वो अच्छी नहीं है, और मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ। जी मौसमी, तो प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में। जी प्रदीप जी बताइए। सुधीर जी, रायबरेली और अमेठी के संदर्भ में कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा है जी। हम ये सब जानते हैं कांग्रेस की ये ट्रेडिशनल सीटें रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की मुझे एक रणनीति समझ में नहीं आई। उन्होंने ट्रिपल बैकफुट किया। ट्रिपल बैकफुट, जब आप किसी भी जंग या बैटल में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना होता है यदि आपको जीत हासिल करनी है। कैसे 3 बैकफुट किए, मैं बड़े एक सेंटेंस में बता देता हूँ। सबसे पहले तो सोनिया जी ने रायबरेली से अपने आप को विड्रॉल किया और वो राज्यसभा के रास्ते से संसद में चली गई। वो एक पहला बैकफुट था जो आपने अपने आप को विड्रॉल किया। दूसरा बैकफुट था कि अमेठी से, जो पिछली बार राहुल गांधी हारे चुनाव, उन्होंने अपने आप को विड्रॉल किया और उन्होंने अपने आप को रायबरेली में डाल दिया। ये दूसरा बैकफुट। तीसरा बैकफुट, जब प्रियंका गांधी ये सब मानते हैं कि काफी अच्छा कुछ दखलंदाजी रखती हैं और कुछ अंतर पैदा कर पाने की स्थिति में है, सबका ऐसा कहना है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो
होता ये, यदि वो वाकई में असर डालना चाहती हैं तो उनको अमेठी से या रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने तो भी आप ये अपने आप कहेंगे को कि बैकफुट पे खींच लिया। ये एक तो रॉन्ग इसको मैं मैसेजिंग कहता हूं है, ये ट्रिपल रॉन्ग मैसेजिंग है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल ये रॉन्ग मैसेजिंग है। मैसेजिंग वो होती है जो ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाके वहां पे चुनाव लड़ती हैं, चुनाव भले ही हार जाती हैं, लेकिन पूरा का पूरा राज्य जो है 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा बंगाल के अंदर जी जीत प्रदीप जी, जाती है। आपने बहुत ऐसा करीब करीब हिस्ट्री में हर जगह आप ये पाएंगे। लेकिन इसीलिए आपने बड़ी मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात कही है। बिल्कुल, ये ट्रिपल बैकफुट वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कि ये दर्शकों को एक नई चीज, नई थ्योरी आज मिली है। या मौसमी, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए। हाँ, मैं 30 सेकंड में कह रही हूँ। जो प्रदीप जी को लग रहा है कि ट्रिपल बैकफुट है, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को लग रहा हो कि ट्रिपल फ्रंट फुट है। एक तो सोनिया गांधी का खुद ट्रैक्शन कम हो रहा था, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी रायबरेली में। दूसरा, राहुल गांधी स्मृति वर्सेस राहुल गांधी के बैटल में वहां पे उलझ जाते, इसलिए और राहुल गांधी को रायबरेली शिफ्ट किया गया। और तीसरा, दोनों जगह पर प्रियंका गांधी की जरूरत थी। अगर वो चुनाव लड़ती तो वो अमेठी में उलझ जाती और रायबरेली में मामला फंस जाता। ये कांग्रेस को लगा। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। और प्रदीप जी जो कहना चाह रहे हो कि भारत की राजनीति में लोग ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो फ्रंट फुट पर खेलता है, जो फ्रंट से लीड करता है। अमेठी चलते हैं, समर्थ श्रीवास्तव से सवाल हमारा ये है। समर्थ, अमेठी में आपने आज क्या देखा? राहुल गांधी अमेठी से चले गए हैं। अमेठी का जो बैटल है, सिर्फ आज पर केंद्रित रहिएगा, आज आपको क्या दिख रहा है? सुधीर, देखिए, ये लड़ाई अगर ये कहा जाए कि एक तरफा अमेठी में है तो शायद ये कहना गलत होगा। केएल शर्मा जिस तरह से रहे हैं 4 दशक से गांधी परिवार के साथ, यहाँ पर उन्होंने बूथ पर काम किया है, तो कुछ तो है। जिस तरह से परछाई की तरफ प्रियंका गांधी ने कैंपेनिंग की है वहां पर, उसका असर कुछ तो आज दिखा है लोगों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, स्मृति ईरानी कितना बड़ा चेहरा अमेठी के लिए बन गई है। उनसे कांग्रेस से सवाल करती थी कि आप बाहरी हैं। स्मृति ईरानी ने वहां घर ले लिया। अब ये आगे क्या हुआ, उन्होंने वो वहां की वोटर भी बन गई। तो स्मृति ईरानी ने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जवाब दिया है कि वो अब अमेठी के लिए बाहर ही नहीं है। भले ही प्रियंका गांधी लगातार अपने कैंपेन्स में कहती आई हो कि स्मृति लेकिन आज यहाँ आने का उद्देश्य केवल यही था। आज वन साइडेड था, आज वन साइडेड था या स्मृति ईरानी को कुछ टक्कर मिल रही है? सुधीर, टक्कर तो मिल रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्मृति ईरानी को एज भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर काम किया है। लोग कहते हैं कि जो बेनिफिशियरी स्कीम से वो लोगों तक पहुंची हैं, और राशन वाली, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो एक ऐसी योजना है जो कहीं ना कहीं हर घर पहुंची है। उसने किसी की जाति धर्म नहीं देखा है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पर यह है कि कॉन्टेस्ट कहीं ना कहीं कड़ा है, इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है यहाँ पर, ना बीजेपी के लिए ईजी है, ना ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए केक वॉक होने वाली है। जरूर स्मृति ईरानी को एक एज यहाँ पर कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो सबसे बड़ा है। फिर चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अमेठी हो, वो चेहरा जहां बीच में आता है तो कई वोट्स तो एक तरफा हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होती है। तो अगर वो ठीक है समर्थ जी, मैं समझ गया। सारण चलते हैं, बिहार। शशि भूषण हमारे साथ हैं। शशि, आप हमें बताइए, लालू यादव का परिवार, लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, और पूरे बिहार से भी अगर आप हमें बता सकें बहुत शॉर्ट में, आज का दिन कैसा रहा? क्या उनकी बेटी जीत रही है? नहीं, फैसला तो सुधीर जी 4 जून को सामने आएगा। जो ईवीएम में किस्मत है कैद हो चुकी है। हाँ, लालू परिवार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनके लिए और उनके परिवार के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई वाली और आखिरी लड़ाई वाली स्थिति है। आपको भी मालूम है कि 2009 में लालू यादव आखिरी दफे जीते थे यहाँ से चुनाव, और 2013 में उनकी संसद सदस्यता चली गई थी घोटाला मामले में सजा। शशि, सब कुछ हमें सब कुछ पता है। आप आज का बताइए, आज आपको क्या दिख रहा है? पूरे दिन आप थे वहां पर, वोटिंग बूथ पर आप गए, क्या जोर दिखाई दे रहा है आपको इंडिया गठबंधन का, लालू यादव का, उनके परिवार का? नहीं, मुकाबला तो कड़ा है सुधीर जी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। थोड़ा काम बीजेपी का ज्यादा आसान हो गया रहता अगर जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने सारण के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें अगर की होती तो। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर वो भी हैं तो वो मोदी की गारंटी के बूते ही हैं। खुद उनसे भी मैंने बात करी थी, राजीव प्रताप रूड़ी से। लेकिन रोहिणी आचार्य ने बड़ी टक्कर दी है। अच्छा चुनाव लड़ा है आप कहेंगे? रोहिणी आचार्य ने अच्छा चुनाव लड़ा है सुधीर जी।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो सिंगापुर से आई और उन्होंने एक महीने के कैंपेन में जिस तरह बदलाव हमने देखा सुधीर जी, वो बहुत कुछ सीख करके, और अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है। हमारे दर्शक यही जानना चाह रहे थे कि कैसा चुनाव लड़ा है, संघर्ष हो रहा है या वन साइडेड है। आखिर में चलते हैं मुंबई, मुस्तफा शेख हमारे साथ हैं। मुस्तफा, मुंबई का मूड हमें कुछ तो प्रदीप जी ने बता दिया, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए, असली नकली की लड़ाई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। आज का दिन कैसा था मुंबई में? जी बिल्कुल सुधीर जी, जो महाराष्ट्र के नंबर सामने आ रहे हैं, जिस तरह की हमने स्थिति ग्राउंड पर देखी है, वोटिंग परसेंटेज में बड़ा बदलाव फाइनल फिगर्स जो आएगा उसमें दिखना चाहिए। जो दिक्कत पेश आई है उसकी बात की गई थी प्रदीप जी की तरफ से। साथ ही साथ कई लोग हैं जो वोट नहीं कर पाए, और ये एक दिलचस्प लड़ाई रहेगी कि मुंबई में जिन सीटों पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी, उन सीटों पर क्या कांग्रेस जीत हासिल कर पा रही है, कोई बड़ा डिफरेंस कर पा रही है। नॉर्थ मुंबई की सीट जहां पर पीयूष गोयल है, वहां पर बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जा रही है। क्या कांग्रेस के कैंडिडेट मार्जिन कम कर पाते हैं या ये मार्जिन बढ़ता है? ये सारी असेसमेंट जो है, और शिवसेना वैसे शिवसेना जैसे आपने जिक्र किया, ये सारी चीजें, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव नवंबर में है, ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी 30 सेकंड मेरे पास हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा कि 4 जून को जब हम जीत जाएंगे तो स्टॉक मार्केट लगा बहुत जबरदस्त उछाल उस दिन आपको दिखाएगा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने अभी से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है या नहीं? उसी से हमें हिंट मिल जाएगा। मैंने अभी पिछले 6 महीने से तो 3 महीने से तो कोई भी बिल्कुल पैसा नहीं लगाया। उसकी खास वजह यह है कि हमको अलग नजरिए से देखा जाता है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को होल्ड किया। रह गई बात प्रधानमंत्री जी की, चूंकि नेचुरली बंबई में चुनाव थे आज, तो उसके मद्देनजर रखते हुए और दिल्ली में चुनाव अब होने वाले हैं अगले चरण में, प्रधानमंत्री जी ने उत्साहित करने के लिए ये बातें कही है इन्वेस्टर्स को और निवेशक को। और ऑफ कोर्स बीजेपी की अपनी जीत के तरीके से आश्वस्त होते हुए उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि इसमें स्टॉक मार्केट कहां जाता है और बीजेपी की सीटें कहां। आप बदलाव देख रहे हैं 4 जून को, आपका तो दिन असल में 1 जून है, 1 जून को आप बड़ा बदलाव देख रहे हैं या स्टेटस को देख रहे हैं? नहीं, अभी मैं वापस कहूंगा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। मैं अभी बचूंगा किसी भी तरह का वक्तव्य देने से। जो मैंने कहना था पहले के चरणों में दे चुका हूं, और उसके लिए वापस मुझे भी टोल करना चालू कर दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। इतना किया, अब बहुत 10 ही दिन बाकी है।